हेलो बच्चों। तो आज जैसा कि मैंने वादा किया था कि कुछ क्लासेस हम ऑनलाइन करेंगे और कोशिश करते करते आज फाइनली इतनी कोशिश तो हमको लग रहा है कि हो जाएगी। डिलीवर भी कर सकता हूं मैं आज एक वीडियो, कोशिश करूंगा आज की वीडियो बन जाए। 3-4 दिन से प्रयास कर रहा हूं हर तरीके से, लाइट्स कैमरा, आज फाइनली एक्शन होने जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। हम बायोलॉजी का कुछ चैप्टर पढ़ेंगे, प्रयास करेंगे पढ़ने का। होप सो अगर आज सब कुछ अच्छा रहा तो आगे क्लासेस हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बाकी कोई ग्लिचेस वगैरह, अगर कुछ माइक में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हो रही है थोड़ा सा कनेक्शन में है, इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उस पर भी वर्क कर लेंगे। बाकी थोड़ा एडजस्ट करिएगा और जो भी डाउट वगैरह होगा आप क्लास में आइएगा, हम बैठ के डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड आप क्लास में हमसे मिल सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप हमसे इंटरेक्ट करेंगे, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अब आप हवा में इंटरेक्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे जो चैप्टर, बेटा या बेटी जो भी हो, ठीक है, उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन हमको क्लास 10th में दे दिया गया था, हेरिडिटी नाम का चैप्टर था क्लास 10th में, आप जानते भी हो। और थोड़ा बहुत क्या, आप अपने आस पड़ोस में भी बहुत सारी चीजों को इस तरीके से देखते होगे, इसी नजर से देखते होगे कि व्हाई दीज टू थिंग्स आर सेम एंड व्हाई दीज टू थिंग्स दैट आर सेम आर डिफरेंट आल्सो इन सर्टेन वेज। तो ये सारी चीजें आप खुद भी ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे कि एक तरीके के फ्रेमवर्क में ढाल के आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, और हम समझाने का प्रयास करेंगे, सर ग्रेगर मेंडल ने ये प्रूव किया था। ठीक है, बहुत सारा, अभी आप आगे आगे जैसे जैसे ये स्लाइड्स बढ़ेंगी वैसे वैसे हम देखते चलेंगे कि क्या क्या किस किस वे में प्रूव हुआ था। तो इस चैप्टर में जो अभी फिलहाल में हम पढ़ेंगे इस वाले पीपीटी में, वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल पढ़ेंगे, फिर मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और उसके कुछ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में ये सब कुछ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे है, किस तरीके से वर्क होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। उसके पहले हमको कुछ चीजें रिकॉल करनी होंगी। देखिए, जो ये पीडीएफ से आप लेके जाओगे, की टेक अवेज दिया हुआ है इसमें। कह रहे हैं पहली चीज तो इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से आपका इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेगर मेंडल, मतलब ग्रेगर मेंडल कौन थे, मेंडल कौन था, बार बार नाम आता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इनको कहते हैं। ये कौन थे, इनके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, एक्सपेरिमेंट की टेक्निक क्या थी, सिग्निफिकेंस क्या था इनके एक्सपेरिमेंट्स का बेटा, और लास्ट में हम इसकी समरी भी जरूर देखेंगे। ठीक है, फिलहाल की इस स्लाइड से आप 4-5 चीजों को जानेंगे और ये हम जानने का प्रयास करेंगे, हम आपको डिलीवर करेंगे ये नॉलेज। देखते हैं कहां तक हम सफल होते हैं और कहां तक आप सफल होते हैं। उसके पहले हम रिकॉल करेंगे सेल, जो 11th में पढ़े थे। सेल नाम का चैप्टर था और सेल नाम के चैप्टर का पूरा नाम क्या था, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका सेम मतलब क्या था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स फिलहाल के लिए इस धरती पे मौजूद हैं, लिविंग, कई केसेस में तो नॉन लिविंग, ठीक है, तो वो सारे के सारे किससे बने हैं बेटा, मेड अप ऑफ सेल्स। आप यहां देख सकते हो लिखी हुई है लाइन कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे बने हैं बेटा, सेल से बने हुए हैं। किससे बने हैं, सेल से। और सेल्स किससे बनी है, सेल्स बनी है सेल ऑर्गेनेल से। सेल ऑर्गेनेल ये मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल।
ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं और नेकेड सेल ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल और नेकेड सेल ऑर्गेनेल भी हो सकते हैं, और इनमें देखेंगे आप गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये हम 11th में भी पढ़े हैं, 9th में भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़े हैं, ये सब जान रहे हैं, रिकॉल कराया जा रहा है आपको। कहते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स में जो सेल का पार्ट है न्यूक्लियस वाला, कौन सा पार्ट है? न्यूक्लियस वाला, वहां पे पाया जाता है बेटा जेनेटिक मटेरियल। क्या पाया जाता है? जेनेटिक मटेरियल। आप पढ़े होंगे जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एज इट इज हमारी सेल्स में मौजूद नहीं होता है। बायोमोलिक्यूल नाम के चैप्टर में आप पढ़े हो क्लास 11th में कि जो डीएनए होता है सर, वो डीएनए हिस्टोन से मिला होता है। वो डीएनए किससे मिला होता है बेटा? हिस्टोन से। और ये मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या बनाते हैं बेटा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, कई सारे न्यूक्लियोसोम मिलके बनाते हैं क्रोमैटिन। क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमैटिन। यहां कंडेंसेशन हो रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं जो डीएनए है ये लीस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है। जो डीएनए है बेटा वो कैसा कंडेंस्ड फॉर्म है? लीस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है। ये आपको दिख रहा होगा यहां। ठीक है, बड़ा करने का प्रयास था, हो नहीं पा रहा था। कह रहे हैं डीएनए जो है, डीएनए सर लीस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, मतलब सबसे इंडिपेंडेंट फॉर्म है जेनेटिक मटेरियल का। किससे बना होगा डीएनए? डीएनए बना होगा न्यूक्लियोटाइड से। आगे देखेंगे डीएनए भाई साहब किससे मिल जाता है? हिस्टोन प्रोटीन से। किससे मिलता है? हिस्टोन एक तरीके की प्रोटीन है जो नेचर में कैसी होगी? बेसिक होगी बेटा। डीएनए खुद एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक। डीएनए खुद एसिडिक होगा। ठीक है, जैसे आप मांझे को चरखे में लपेटते हो, आप चरखे को समझ लो हिस्टोन है और मांझे को समझ लो डीएनए है। चरखे को समझ लो क्या है? हिस्टोन, और मांझे को समझ लो क्या है बेटा? डीएनए। तो डीएनए सर एसिडिक है और हिस्टोन क्या है? बेसिक है। ये हम बेसिक लेवल का नॉलेज दे रहे हैं, इसके बाद इसी को डिटेल में पढ़ाया गया इसके बाद वाले चैप्टर में। तो ये जो आपको दिख रहा है, 4 दिख रहे होंगे, 4 नहीं होते हैं, 4 पीछे 4 आगे 8 होते हैं। कितने होते हैं? और 8 के ऊपर डीएनए बेटा अपने आप को रैप किया होता है, जिस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। फर्दर ये न्यूक्लियोसोम अपने आप को कंडेंस करता है। क्या करता है? कंडेंस करता है। जरा देखिए, इंटरमीडिएट कंडेंस्ड फॉर्म है। कौन? इसका नाम पड़ जाता है क्रोमैटिन फाइबर। ये रैंडम फाइबर्स होते हैं, ये इंटरफेज में पाए जाते हैं जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। इंटरफेज जो सेल स्टेज होती है, जो हमारी सेल स्टेज है कौन सी वाली? इंटरफेज वाली। उस समय जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है बेटा, वो जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है? स्क्वायल्ड फॉर्म में पाया जाता है, जिसको कहते हैं क्रोमैटिन फाइबर। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन फाइबर। देखिए कॉइलिंग हुई हुई है। इसको इंटरमीडिएट कंडेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो डीएनए हो गया लीस्ट कंडेंस फॉर्म और क्रोमैटिन हो गया इंटरमीडिएट कंडेंस फॉर्म। डीएनए हो गया लीस्ट कंडेंस फॉर्म और क्रोमैटिन हो गया इंटरमीडिएट कंडेंस फॉर्म। और ये कब पाया जाएगा? सेल डिवीजन का फेज आता है इंटरफेज। कौन सा फेज बेटा? इंटरफेज, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि सेल डिवाइड ना करे। वही क्रोमैटिन फाइबर जब सेल डिवाइड करने वाली होगी और पहुंचेगी कहां? मेटाफेज पे। कहां पहुंचेगी? प्रोफेज, फिर मेटाफेज पे जब पहुंचेगी तो यही क्रोमैटिन फाइबर और ज्यादा कंडेंस्ड होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोजोम में। किसमें कन्वर्ट होगा? और क्रोमोजोम हमको एक्स के फॉर्म में
दिखाई देगा। क्रोमोसोम हमको किस फॉर्म में दिखाई देगा बेटा? एक्स के फॉर्म में दिखाई देगा, वो भी कब? मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन पे। क्रोमेटिन दिखाई देगा इंटरफेज में, मेटाफेज पे क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? क्रोमोसोम। इतना तो आपके समझ आ गया होगा। मेटाफेज पे दिखाई देगा क्रोमोसोम, इंटरफेज पे दिखाई देगा क्रोमेटिन, और नॉर्मल हम क्या देखेंगे बेटा? जो डीएनए है हमारा, ये लीस्ट कंडेंस फॉर्म है। डीएनए ऐसे ही एज इट इज सेल में नहीं दिखाई देता है बेटा, क्योंकि ये होते हैं 2 मीटर के। हर एक सेल में 2 मीटर का डीएनए रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए हम उसको रैप करके रखते हैं, लपेट के रखते हैं। किसके ऊपर लपेट के रखते हैं बेटा? हिस्टोन पे। किस पे? हिस्टोन पे। और हिस्टोन पे जब लपेट देते हैं तो ये स्ट्रक्चर बना लेता है न्यूक्लियोसोम। यही न्यूक्लियोसोम कई सारे मिलके कंडेंस होके बनाते हैं क्रोमेटिन। क्या बनाएंगे? क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन मेटाफेज स्टेज पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो थोड़ा सा आप पीछे करके देख लीजिएगा। फिर आएंगे हम डीएनए पे। ये भी हम बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके हैं कि डीएनए क्या है। सर क्रोमेटिन क्रोमोसोम देख लिए, कब दिखाई देगा ये भी देख लिए। जब सेल नहीं डिवाइड करता है, इंटरफेज पे देखते हैं तो क्रोमेटिन दिखाई देता है। सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करेगा, जब मेटाफेज स्टेज पे जाएगा तो हमको क्रोमोसोम नजर आएगा। क्या नजर आएगा बेटा? क्रोमोसोम। तो सर डीएनए कब आएगा? डीएनए देखते हैं। आइए देखते हैं डीएनए का सिग्निफिकेंस क्या है, डीएनए क्यों पढ़ना जरूरी है। कह रहे डीएनए सर सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का। पीछे हम न्यूक्लियोसोम बोले थे, कंफ्यूज मत होना। डीएनए प्लस हिस्टोन न्यूक्लियोसोम, ठीक है। सुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, ये बनाएगा बेटा क्या? न्यूक्लियोटाइड। ये बायोमोलिक्यूल में पढ़े हैं हम लोग। कब पढ़े हैं? बायोमोलिक्यूल में। सुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट, ये कब पढ़े हैं बेटा? बायोमोलिक्यूल में। और नाइट्रोजनस बेस कितने तरह के होंगे? 2 तरह के, एक होगा प्यूरिन और एक होगा पायरिमिडीन। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देखो GCATG, क्लियर है। कह रहे हैं डीएनए क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है और इसी के पास सारा इंफॉर्मेशन है फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। मतलब कोई भी कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस होगा, कोई भी कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस होगा तो उस कैरेक्टर के लिए पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगी। क्या बनेगी? प्रोटीन। वो प्रोटीन किसी ना किसी इंफॉर्मेशन पे बनेगी और वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं कलेक्ट होगा। और वो इंफॉर्मेशन कहां कलेक्ट होगा? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं बेटा? डीएनए। और डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम है बेटा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है? इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा तो उसके लिए पर्टिकुलर प्रोटीन मौजूद होगी। वो प्रोटीन बनाने के लिए जो इंफॉर्मेशन होगा वो कहाँ कलेक्ट होगा? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम क्या नाम देंगे बेटा? डीएनए। और ये न्यूक्लियोटाइड बनेगा कैसे? सुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट से। कह रहे हैं सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए कोड्स। मतलब ये जो कोड है वो कहां छिपा हुआ है बेटा? न्यूक्लियोटाइड मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड में। और किसके लिए है ये कोड? स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। और ये स्पेसिफिक प्रोटीन क्या करेगी? एक्सप्रेसेस कैरेक्टर। क्या एक्सप्रेस करेगा बेटा? ये कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा। क्या एक्सप्रेस करेगा? कैरेक्टर। बात इतनी समझ में आ गई होगी, अभी रिकॉल ही चल रहा है हमारा। ठीक है, आगे आओ देखते हैं। आगे आओ, अब आ जाएंगे हम अपने चैप्टर पे। और चैप्टर का नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और ये किस ब्रांच में पढ़ते हैं हम? ये ब्रांच, इस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं बेटा? जेनेटिक्स कहते हैं।
ठीक है, उसके पहले हमको कुछ जानना है, कुछ नॉर्मल चीजें और जाननी है, कुछ नॉर्मल चीजें और जाननी है। और वो नॉर्मल चीजें सबसे पहले हैं जीन। तुमको कितनी चीजें बताया मैंने, देखो डीएनए कंडेंस होगा, कंडेंस होके बनाएगा क्रोमेटिन, और ये और ज्यादा कंडेंस होगा, क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। क्या बनाएगा बेटा, क्रोमोसोम। ये कब दिखेगा आपको, इंटरफेज पे, जब सेल डिवाइड नहीं कर रही है। क्रोमोसोम का दिखेगा आपको मेटाफेज पे, जब सेल डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो डीएनए किसका बना है बेटा, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब कह रहा है पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए हमने कहा आपको 2 मीटर का है, डीएनए कितना है, 2 मीटर। जैसे हमारे पास कोई चेन है और चेन की यूनिट है, मान लो हमारे पास 100, कितनी है, 100 में से 49वें नंबर से लेके 53वें नंबर की यूनिट, बात समझ रहे हो ना, ज्यादा तो नहीं हो रहा है। मान लो हमारे पास ऐसे चेन बनी है और ये चेन की जो यूनिट है बेटा, ये हमारे पास 100 है, कितनी है, 100। तो 100 में से 49वें से लेके 53, 49, 50, 51, 52, 53, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात की है कि नहीं, स्पेसिफिक सीक्वेंस की बात की है कि नहीं। जो होगा डिस्टिंक्ट, अलग होगा, ये बाकी सीक्वेंसेस से क्या होगा, अलग होगा। ये कोड करेगा किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। जैसे हमने कहा 49 से लेके 53 वाला ये किसी प्रोटीन ए के लिए कोड कर रहा है, लेकिन 54 से लेके 60 वाला ये किसी प्रोटीन बी के लिए कर रहा है। तो हम कह रहे हैं जो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस है, उसको हम कह देते हैं जीन। क्या कह देते हैं, जीन। डीएनए का भी छोटा पार्ट है जीन। क्या है, जीन। और हर एक जीन अलग अलग स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करती है। किसके लिए कोड करती है बेटा, अलग अलग स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए क्या करेगी, कोड करेगी। और यही होगी फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरेडिटी। मतलब कोई भी कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होगा फिजिकली, और कौन सा ट्रांसफर होगा फंक्शनली, ये जो यूनिट है ये कौन डिसाइड करेगा बेटा, ये जीन डिसाइड करेगी। कौन डिसाइड करेगी, जीन। इसीलिए जीन को बोलते हैं फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। टॉल होगा या डॉर्फ होगा, है ना, पर्टिकुलर एंजाइम बनाएगा या नहीं बनाएगा, फंक्शन। ठीक है, तो कह रहे हैं फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, इसको कहते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी का फिजिकल और फंक्शनल यूनिट कौन है, जीन। और जीन की डिफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो क्या नाम देंगे आप, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन। मतलब डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करेगा बेटा, उसको आप क्या कहोगे, जीन कहोगे। क्या कहोगे, जीन। क्या कहोगे बेटा उसको, जीन। फिर आएंगे इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये पैटर्न, जो पैटर्न है इन विच जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। पैटर्न मतलब टॉल वाला जाएगा, ड्वार्फ वाला जाएगा, ग्रीन कलर जाएगा, वॉयलेट कलर जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्टेड जाएगा, है ना, गोरा जाएगा, ज्यादा गोरा जाएगा, है, कम गोरा जाएगा। ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो पैटर्न होते हैं उसको हम कहते हैं क्या, इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं बेटा, इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे इसको, इनहेरिटेंस। बात समझ गई, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो फिर
इनहेरिटेंस हम समझ गए होंगे, ठीक है। जीन क्या है? डिस्टिंक्ट सीक्वेंस या हम कह दें स्पेसिफिक सीक्वेंस। हेरिडिटी क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और इनहेरिटेंस क्या है? कि जीन के ट्रांसफर होने का पैटर्न। पैटर्न का मतलब कौन कहां किस तरीके से जा रहा है। क्लियर है? इतनी सारी चीजें पढ़ लिए होंगे, हम समझ लिए हैं मतलब है। अब आएंगे जेनेटिक टर्म पे, ठीक है। अगली स्लाइड है हमारी। तो सबसे पहली चीज है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स पहले ही बता दिया मैंने, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इट्स इनहेरिटेंस। मतलब जीन की स्टडी और उसके ट्रांसफर होने की पैटर्न की स्टडी जहां की जाती है बेटा, उसको हम उस ब्रांच को कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। फिर आएगी बात किसकी? कैरेक्टर्स की। किसकी? कैरेक्टर्स। जो भी फीचर हेरिटेबल होगा, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने लायक होगा, जो वेरी करेगा अलग अलग इंडिविजुअल में, उसको हम कहेंगे कैरेक्टर। मतलब अ हेरिटेबल फीचर दैट वेरीज अमंग इंडिविजुअल। हालांकि ये कैरेक्टर्स दो तरीके के होते हैं, एक इनहेरिटेबल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में एक्वायर किया जाता है, इनहेरिटेबल जो हमको अपने माँ बाप से मिलता है, ठीक है। फिर आ जाएगा ट्रेट। कैरेक्टर का ही वेरिएंट होता है ट्रेट। मतलब अगर हम कैरेक्टर कह दें हाइट, क्या कह दें? हाइट। तो अगर हाइट, टॉल, ड्वार्फ की बात करेंगे बेटा, तो ये ट्रेट है। ये क्या है? ट्रेट। और हाइट क्या है? कैरेक्टर। तो यही लिखा है, हर एक वेरिएंट कैरेक्टर का उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेट, ठीक है। आंखों का रंग काला या नीला है ना, वो ट्रेट है। और आंखों का रंग जो है बेटा वो कैरेक्टर है। तो एक क्वेश्चन आया यहां पे, क्वेश्चन आया, देखो क्या है क्वेश्चन। व्हाट इज अ जीन? पहला ऑप्शन है जीन प्रोटीन है। नहीं सर, जीन से प्रोटीन बनाया जाता है। लिपिड? नहीं सर। यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? अरे घंटा सर। यूनिट ऑफ हेरिडिटी? यही सही है। देखते हैं आंसर क्या है। कह रहे हैं व्हाट इज अ जीन? अ जीन इज अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है बेटा? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है। जीन क्या है? जीन है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या है? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ना वो प्रोटीन है, ना वो लिपिड है, ना यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये है यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो आई थिंक आपको इतने सारे स्लाइड्स में, जो अभी तक हम 8-9 स्लाइड्स पढ़े हैं, उसमें सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो एक बार आप हमसे क्लास में पूछ लीजिएगा, और या तो वीडियो पीछे आप जाके भी देख सकते हो। आसान सी चीजें रिकॉल कराई गई हैं। आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े हो, इसी बहाने आपका बायोमोलिक्यूल रिवाइज हो गया हो। अब हम आएंगे हिस्ट्री में। है बायोलॉजी, पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, उसके लिए माफ करना, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा। कह रहे हैं किसकी हिस्ट्री जाननी है सर? तो ग्रेगर मेंडल की जाननी है। नाम तो इनके फादर मदर इनका मेंडल ही रखे थे, लेकिन जब ये पढ़ने चले गए, मोनेस्ट्री में पढ़ने जाते थे, चर्च वगैरह में कहीं पढ़ने जाते थे, है ना, तब वहां उनको नाम मिला था ग्रेगर। लिखा हुआ है, जरा देखो। मेंडल कब बॉर्न हुए थे बेटा? 1822 में। और जाहिर सी बात है, कोई भी अच्छा काम तभी करता है जब वो कहाँ पैदा होता है? गरीब घर में पैदा होता है बेचारा, ठीक है। तो पुअर फार्मर फैमिली, फार्मर बेचारा हमेशा पुअर रहता है। दिक्कत यही है। पता नहीं कौन से फार्मर तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है नहीं। फैमिली कहां? ऑस्ट्रिया में। कह रहे हैं ही रिसीव एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग। अब फॉर्मर से थे, तो जैसे हम लोग के घर वाले ने कहा चलो खेत में चलो हुआ है। हालांकि ऐसे नहीं बोलते थे, भोजपुरी में ही बोलते थे, अच्छे से बोलते थे, ठीक है। वो हम नहीं बोलत, तू लोगन के है, तू लोगन के निक नहीं लगी। खैर देखल जाए। कह रहे हैं कि मेंडल जो थे वो 1822 में पैदा हुए थे, बेचारे गरीब किसान के घर पैदा हुए थे ऑस्ट्रिया में। इन्होंने एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग ले ली थी। सोचो कितना बढ़िया लग रहा है। अरे खेती करल सीख ले रहे हैं,
है ना, खेती करना सीख गए थे, इसको इन्होंने नाम दे दिया, बहुत ही फैंसी नाम, एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग चाइल्डहुड में ही ले लिए थे, और बड़ा ही शानदार परफॉर्मेंस इनका रहता था एकेडमिक्स में, जो आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, होप सो है। ऑनलाइन तो मैं ये सब नहीं बोल सकता हूं जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ऑफलाइन मिलना फिर बताऊंगा, ठीक है। लेटर he got trained to become a scientist after completing his studies and he became monk। तो जाहिर सी बात है, जो ज्यादा पढ़ लेगा, जिसको दुनिया की ज्यादा समझ आ जाएगी, वो योगी ही बन जाता है ना। कह रहे हैं एट द एज ऑफ 21 ही ज्वाइंड मोनेस्ट्री वेयर ही गॉट द नेम ग्रेगर, हमने बताया आपको। कह रहे हैं मेंडल जो थे मोनेस्ट्री के बैकयार्ड में बड़ा टाइम पास करते थे। कह रहे हैं मेंडल स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन द बैकयार्ड ऑफ मोनेस्ट्री बिकॉज ऑफ हिज चाइल्डहुड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स प्लांट्स एंड एग्रीकल्चर, मतलब वो उनका झुकाव बहुत था प्लांट और खेती में। जाहिर सी बात है, जिस खानदान में हम पले बड़े रहते हैं, उस खानदान का काम हमको बहुत इन्फ्लुएंस करता है ना। बहुत सारे वो बगावत वाले नहीं कि पापा हम आपका बिजनेस नहीं संभालेंगे, है ना, हमको अपना पैशन फॉलो करना है। 8 साल 10 साल बाद पैशन की ऐसी तैसी हो जाती है ना। पैशन भी वही फॉलो कर सकता है जो बोरियत में भी एक्साइटमेंट ढूंढ लेता है। सिंपल सी बात है, अगर आप बोर हो रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इस काम में बड़ी बोरियत है, तो जाहिर सी बात है आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। जितने बोरियत वाले काम है, लोग सबसे अच्छा पैसा, सबसे अच्छा जीवन वहीं व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बोर होना स्टार्ट करिए, जब आप बोर होंगे तब आपका दिमाग जो है कुछ आपसे नया कराने का प्रयास करेगा। खैर देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं among all the different kinds of plant the pea plant caught his attention। बहुत सारे प्लांट्स पे ये अपना खेती वगैरह करते थे, मार बांसुरी वसुरी बजाते थे, लेकिन जो मटर का पौधा था वो इनको बहुत ज्यादा इनका अटेंशन ग्रैब किया, है ना। बोलते हैं ना मटर मटर, ठंडी महीने में पूरा मटर मटर खिलाते हैं लोग। तो मेंडल ने अपना सारा कुछ स्टडी मटर पे किया, लेकिन मेंडल के पहले भी लोग कुछ ना कुछ थियरी रखते थे। जैसे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग कहते थे कि धरती पे आपको कौन भेजा, भगवान ने भेजा, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी कुछ थ्योरीज थी, और सबसे पहली थियरी थी जो प्री मेंडेलियन एरा में बात करते हैं हम, और वो थियरी थी बेटा ब्लेंडिंग थियरी। ब्लेंडिंग वर्ड का मतलब ये होता है मिक्सिंग, किसी चीज को मिक्स कर देना, है ना। जो ब्लेंडिंग थियरी है वो कब ज्यादा मायने रख रही थी, ड्यूरिंग द 1800। कह रहे हैं पीपल वाइडली बिलीव्ड इन द ब्लेंडिंग थियरी, मिक्सिंग वाली थियरी पे ज्यादा बिलीव करते। ये करते थे कि जैसे मेल है फीमेल है, इन दोनों का अगर आप एवरेज कैरेक्टर का निकाल लेते हो, कैरेक्टर का क्या निकालोगे, एवरेज, तो वो उनके बच्चे में पाया जाता है। उन दोनों के कैरेक्टर का एवरेज जो है वो किस में पाया जाता है बेटा, एवरेज और मिक्स, वो कहां पाया जाता है, ऑफ स्प्रिंग्स में। कह रहे हैं द ब्लेंडिंग इट स्टेट्स दैट ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ टू पेरेंट्स, मतलब ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब संतान, दो पेरेंट्स की जो संतान होती है बेटा, वो हमेशा क्या रखेगी बेटा, एवरेज या मिक्स ऑफ द ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट। मतलब जो पेरेंट्स के ट्रेड्स होंगे, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स के मिक्सिंग होगी, वही उनके पास पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं मिक्सिंग ऑफ वायलेट एंड व्हाइट फ्लावर बियरिंग पेरेंट, मतलब एक पेरेंट के पास वायलेट फ्लावर है, दूसरे के पास व्हाइट है ना, तो उनके जो बच्चे का कलर होगा वो दोनों के बीच का कलर होगा, और वो होगा पिंक। क्या होगा, पिंक। कह रहे हैं वुड गिव अ पेल वायलेट और पिंक कलर्ड, मतलब हल्का वायलेट या पिंक कलर का ऑफ स्प्रिंग्स ये पैदा करेंगे। ये ब्लेंडिंग थियरी थी। ये कब मायने रखती थी बेटा, प्री मेंडेलियन एरा में। कब मायने रखती थी, प्री मेंडेलियन एरा में मायने रखती थी कि दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर का सर एवरेज निकालते हो या मिक्स निकालते हो, तो वो कहां पाया जाएगा बेटा, वो पाया जाएगा ऑफ स्प्रिंग्स में। कहां पाया जाएगा, ऑफ स्प्रिंग्स में। फिर आए मेंडल, और मेंडल ने किया एक्सपेरिमेंट, और उन एक्सपेरिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। क्या किया उन्होंने, पी प्लांट था इनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल प्लांट था। क्यों,
क्यों ही पी इन्होंने चूज किया बेटा? क्योंकि इसके पास लाइफ स्पैन था 1 साल का। पी प्लांट का जो लाइफ स्पैन था बेटा, जो जीवन काल था, जो इसका जीवन काल था, वो कितने साल का था बेटा? 1 साल का। कितने साल का? 1 साल का। मतलब जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता। रिजल्ट कैसे मिल जाता? जल्दी। इसीलिए इन्होंने चूज किया था बेटा, क्योंकि रिजल्ट इनको जल्दी मिल गया था, है ना। इनमें जो रिक्वायरमेंट थी वो लेस मेंटेनेंस की थी और लेबर की, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी मटर के पौधे में। ठीक है, कह रहे हैं पी प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉडल प्लांट था। क्यों सर जी? इनका लाइफ स्पैन जो था वो 1 ही साल का था, तो रिजल्ट जो है वो जल्दी मिल जाता था, क्विक रिजल्ट था। ठीक है सर, मेंटेनेंस भी कम था, खर्च कम था, लेबर भी कम था, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता। कह रहे हैं एक ही बार में मल्टीपल प्लांट्स स्मॉल एरिया में आप मटर एक के बार में झुआ भर उगा सकते हैं। झुआ भर समझते हो ना? मार एकदम भर दिए, मटर मटर है चारों तरफ, इधर भी मटर उधर भी मटर, चारों ओर मटर ही मटर। तो जब चारों ओर मटर ही मटर रहेगा तो बहुत सारे मटर, तरह तरह के मटर मिलेंगे। है कोई छोटा मटर, कोई बड़ा मटर, है कि नहीं? कोई सिकुड़ा मटर, कोई राउंड मटर, कोई येलो मटर, कोई ग्रीन मटर, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मार एकदम मटर है चारों तरफ। है मल्टीपल प्लांट कैन बी ग्रोन इन स्मॉल एरिया। कह रहे हैं ये एग्जिबिट करते हैं वैरायटी ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स, मतलब जो छोटा मटर, बड़ा मटर, ताजा मटर, बासी मटर, ताजा मटर बासी मटर तो नहीं दिख पाएगा। कैरेक्टर्स कैसे हैं इनके पास? वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो विजिबल हैं, आसानी से आप देख सकते हो, देख के बता दोगे। बहुत ज्यादा आपको लेंस माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम देखे तुरंत कह दिए ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, ऐसा है सिस्टम, है ना। तो मटर है चारों ओर। और सबसे बड़ी बात, ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स हैं एंड हेंस मेटिंग कैन बी कंट्रोल्ड इजिली, मतलब इनकी मेटिंग को आप इजिली कंट्रोल भी कर लोगे। सोच लो कितना बड़ा वाला काम किया गया है, किसी के जीवन के मेटिंग पे ही कंट्रोल करने का प्रयास है। अब सेल्फ फर्टिलाइजिंग है तो बेचारे का आप कंट्रोल भी कर सकते हो अच्छे से, अभी आगे बताएंगे कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों मॉडल प्लांट मांगा? क्योंकि लाइफ स्पैन इनकी 1 साल की थी, लेस मेंटेनेंस था, मल्टीपल प्लांट एक ही छोटे से एरिया में बढ़ सकते थे, एग्जिबिट कर रहे थे वैरायटी ऑफ विजिबल कैरेक्टर विद कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, है ना। कह रहे हैं विजिबल कैरेक्टर से कंट्रास्टिंग ट्रेट, मतलब कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। जैसे हमने कहा टॉल और डॉर्फ, तो एक ही एरिया में मिल रहे थे, वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे, इस वजह से बेटा इसकी जो मेटिंग है आप आसानी से आप कंट्रोल कर सकते थे। आप चाह के मेटिंग करा सकते टॉल और डॉर्फ में, है ना। ऐसा नहीं कि हमेशा टॉल और टॉल ही करे। बात समझ रहे हो कि नहीं? कंट्रोल करने का मतलब आपके चाहने वाले कैरेक्टर्स के बीच में मेटिंग होना। तो कह रहे हैं पी प्लांट एक्सपेरिमेंटल मॉडल प्लांट है। कह रहे हैं वेंडल ओरिजिनली फाउंड दैट पी प्लांट्स हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। फ्लावर साइज, फ्लावर कलर, पॉड शेप, लीफ साइज, सीड साइज, इतने सारे कैरेक्टर अलग अलग हैं। तो आसानी से स्टडी करना भी तो मुमकिन हो जाएगा इसमें। ज्यादा कैरेक्टर में डिफरेंस, इसका मतलब ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे तो ज्यादा एक्यूरेसी आपके पास आएगी। कह रहे हैं मेंडल ओरिजिनली फाउंड दैट पी प्लांट्स हैड अ लॉट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, और उनमें से भी, है ना, कुछ ही कैरेक्टर उसका ध्यान आकर्षित किए, और वो कैरेक्टर कितने थे? 7। कह रहे हैं therefore out of so many different characters Mendel focused on these 7 कैरेक्टर्स। और वो 7 कैरेक्टर्स यहां देखो कौन कौन से। पहले तो था हाइट, और हाइट में भी 2, टॉल पी प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट। दूसरा कंट्रास्टिंग है, ये कंट्रास्टिंग मतलब अपोजिट, वॉयलेट है और व्हाइट है। फ्लावर का कलर, 7 कलर देखे थे, इसमें थोड़ा दिक्कत वाली है देखना, स्टेम की हाइट, लेंथ, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर और सीड का शेप, इसलिए हम डायरेक्ट यहां आ गए थे। कह रहे हैं वायलेट फ्लावर हो सकता है, व्हाइट फ्लावर हो सकता है, एक्सियल फ्लावर हो सकता है, टर्मिनल फ्लावर हो सकता है, सब बना हुआ है। एक्सिल, एक्सिल समझ रहे हो ना, लीफ और ब्रांच के बीच का एंगल,
लीफ और ब्रांच के बीच के एंगल को एक्सिल बोलेंगे, तो एक फ्लावर यहां डेवलप हो सकता है, एक फ्लावर टर्मिनल मतलब एंड पे डेवलप हो सकता है, ठीक है। दूसरा ग्रीन पॉड या येलो पॉड, हमने बताया था ना, हरा और पीला, बहुत गाढ़ा पीला नहीं है। इन्फ्लेटेड मतलब चिपटा पॉड, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, जिसमें मोटे दाने होते हैं ना, ऐसे ऐसे हो जाता है वो, ऐसे ऐसे कहने का मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है, जगह जगह सिकुड़ जाता है। येलो सीड, ग्रीन सीड, ये जो मटर छोला में खाते हो तुम लोग हैं बढ़िया, ग्रीन सीड ये तो सब्जी में खाते हैं मटर पनीर में। राउंड सीड हो सकती हैं और रिंकल्ड सीड हो सकती हैं। ये 7 कैरेक्टर लिए देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, और सातों के साथ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब एक दूसरे से अपोजिट है। तो यहाँ पे देखो जरा, जो कंट्रास्टिंग है उनको हम कह दिए ट्रेट, और जो कैरेक्टर है वो तो कैरेक्टर है ही। कैरेक्टर क्या था? प्लांट का हाइट, और उनका ट्रेट क्या था? टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट। कैरेक्टर क्या था? फ्लावर का कलर, उनका ट्रेट क्या था? वायलेट फ्लावर, व्हाइट फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर में एक्सियल फ्लावर और टर्मिनल फ्लावर। पॉड कलर, ग्रीन पॉड, येलो पॉड। पॉड शेप, इन्फ्लेटेड पॉड, कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड। सीड कलर, येलो सीड, ग्रीन सीड, और सीड का शेप राउंड सीड एंड रिंकल सीड। फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने एक चीज और बताई थी सर जी, ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग है, मतलब सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स हैं, इस वजह से इनमें हम मेटिंग कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जरा देखिए। फ्लावर का स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो स्टेमन होगा इनके पास, और कार्पेल होगा, है ना। कार्पेल देखोगे तो कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल्स इन ओवरी, और स्टेमन में एंथर और फिलामेंट सब आपको दिख रहा है। फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। फ्लावर कैसा है इनका बेटा? बाइसेक्सुअल है। कह रहे हैं इनके पास दोनों है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एनक्लोज्ड इन द इनर मोस्ट 2 पेटल्स। 2 पेटल्स के बीच में ये क्या होगा? एनक्लोज होगा। और भाई साहब दोनों है तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग होगा कि नहीं होगा? कह रहे कंट्रोलिंग मेटिंग इन सच फ्लावर इज इजियर। ऐसे फ्लावर्स में मेटिंग को कंट्रोल करना बड़ा इजी है। ऐसे फ्लावर्स में मेटिंग को कंट्रोल करना क्या है बेटा? इजी है। क्यों? आप कंटामिनेशन भी दूसरे प्लांट से कैसे कर सकते हो अवॉइड? आओ देखते हैं कैसे। आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में इमॉस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक पढ़ी होगी। इमॉस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, उसी को कंट्रोल मेटिंग कहते हैं। कह रहे स्टेप 1 में हम क्या करेंगे? स्टेमन ऑफ एक फ्लावर है डोनर, एक फ्लावर है रिसिपिएंट। एक है डोनर, एक क्या है? रिसिपिएंट। कह रहे हैं स्टेमन ऑफ रिसिपिएंट फ्लावर वर रिमूव्ड मेकिंग इट अ फीमेल फ्लावर। रिसिपिएंट फ्लावर है, इसको आप इसके स्टेमन को काट डाले, काट दिए तो खाली कार्पेल बचा। कार्पेल बचा है कि नहीं? है ना, कार्पेल बचा है, इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। क्या बोलते हैं? इमास्कुलेशन। स्टेमन को रिमूव करने की प्रक्रिया। कह रहे हैं फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? मैच्योर पॉलन ग्रेन्स वर कलेक्टेड मैनुअली। अब हमारे पास 2 प्लांट था, समझना, दोनों बाइसेक्सुअल है। दोनों क्या है? बाइसेक्सुअल। एक है हमारे पास डोनर और एक है हमारे पास रिसिपिएंट। दोनों बाइसेक्सुअल है, कोई भेदभाव नहीं, दोनों बाइसेक्सुअल हैं, दोनों कर सकते। लेकिन हमको कंट्रोल कराने, हमारे अंदर भी तो चूल है, हमको कंट्रोल मेटिंग करानी है। तो हम पहले इसके एंथर को रिमूव कर देंगे, जो रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट मतलब कार्पेल वहीं रहेगा, हम पॉलन ग्रेन रिसीव कराएंगे इसको। तो यहाँ एंथर को या स्टेमन को हम क्या कर देंगे? तो ये खुद का पॉलन ग्रेन तो बनाएगा नहीं, लेकिन खुद का एग बना सकता है, क्योंकि इनके पास कार्पेल है। कार्पेल 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ही एग बनेगा। कहां बनेगा? ओवरी में। अब हम जाएंगे दूसरे वाले फ्लावर के पास। दूसरे वाले फ्लावर से कहेंगे बेटा तुम्हारे पास दोनों है, तुम्हारे पास पॉलन ग्रेन ज्यादा है, तुम पॉलन ग्रेन हमको दे दो। पॉलन ग्रेन इससे लेके और हम ट्रांसफर कर देंगे किसके पास? रिसिपिएंट के पास। तो ये हो गया डोनर, ये हो गया रिसिपिएंट। वही वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉलन ग्रेन ले रहे हैं, जबकि इसका भी लेना था। लेकिन अब मान लो ये टॉल वाला रहे, ये डॉर्फ वाला रहे,
तो डॉर्फ और डॉर्फ पहले सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते, तो डॉर्फ इनकी फैमिली अच्छी चल रही होती, टॉल और टॉल कर लेते, लेकिन हाँ नहीं, हमारे अंदर चुल थी, हमने टॉल और डॉर्फ को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो हमारी कंट्रोल मेटिंग हुई कि नहीं हुई? बात समझे? ये दूसरा था, इसको बोल दिया इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन, ये दूसरा स्टेप था। पहले ही मस्कुलेशन किया, दूसरे में क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया है। अब तीसरे स्टेप में आओ, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जब आप इस प्लांट के ऊपर पॉलन ग्रेन का छिड़काव कर देते हैं तो किसी दूसरे पॉलन ग्रेन से ये कंटामिनेट ना हो, उसके लिए इसको पॉलीथीन बैग से बांध के, ढक के उसकी टैगिंग कर देते हैं, उस पर टैग लगा देते हैं, ऑप्शनल है, आपको नहीं बताए होंगे। कह रहे हैं these flowers were then covered with transparent bagging to avoid contamination from any other pollen सोर्स। बैगिंग करने का यही मतलब है। अब बैगिंग ये पॉलीथीन बैग से भी कर सकते हैं, बटर पेपर से भी कर सकते हैं, बटर पेपर वाला लिखा हुआ है, और उसको लेबलिंग कर देंगे जिसको हम टैगिंग कहेंगे, टू अवॉइड कंफ्यूजन, मतलब हम टैग कर देंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये अंदर ही अंदर फर्टिलाइजेशन करेंगे। कह रहे हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन द कार्पल मैच्योर इनटू अ पी पॉट, मेंडल कलेक्टेड द सीड फॉर्म फ्रॉम दिस फर्टिलाइजेशन, these seeds were sown, इसकी फिर से क्या की गई, बुआई, और देखा गया from these were called F1 offsprings, और इनसे जो प्लांट ग्रो हुए, देखो जरा, मैच्योरेशन ऑफ कार्पेल इनटू पी प्लांट, प्लांटिंग सीड इन द प्लांट, अब ये हमको F1 मिला है। क्या मिला है? ये कंट्रोल मेटिंग करा के जो इसका रिजल्ट मिला था, उसको बोने के बाद जो रिजल्ट मिला है, जो ऑफ स्प्रिंग्स मिले हैं, उसको हम F1 बोल रहे हैं। F1 का मतलब फीलियल 1, F1 का मतलब क्या हो जाता है, फीलियल 1। आओ जरा क्वेश्चन देखें। मेंडल का एक्सपेरिमेंट तुमको समझ में आ गया होगा, कंट्रोल मेटिंग समझ में आ गई होगी, क्यों पीपल प्लांट को ही चूज किया ये भी समझ में आ गया होगा। जरा देखो मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए थे, जरा देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मेंडल कंसीडर एज कैरेक्टर्स, किसको किसको मेंडल ने कैरेक्टर की तरह कंसीडर किया था? कैरेक्टर और ट्रेट दो अलग अलग चीजें हैं, यहां ध्यान देना। फ्लावर कलर कैरेक्टर है सर, टर्मिनल फ्लावर्स बक ये कहां कैरेक्टर, सीड शेप ये कैरेक्टर है, मतलब ए और सी कैरेक्टर है, टर्मिनल फ्लावर कैरेक्टर नहीं है, टर्मिनल फ्लावर ट्रेट है। टर्मिनल फ्लावर क्या है? ट्रेट है। ये है कैरेक्टर और ये है ट्रेट, ये भी है कैरेक्टर, तो बोथ और ए और सी वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आओ देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, सही जवाब। आपको मिल रहे हैं 7 करोड़, 7 रुपया ना मिले हैं, 7 कैरेक्टर तो मिल ही गए। अब हम देखेंगे कि मेंडल के वर्क का, एक्सपेरिमेंट का सिग्निफिकेंस क्या हुआ। हम देखेंगे सिग्निफिकेंस मेंडल के एक्सपेरिमेंट का क्या था। सबसे पहले देखेंगे कि मेंडल कितने साल काम किए, बहुत खलिहर थे, 8 साल काम किए। नंबर ऑफ प्लांट्स इन्होंने जिन पे एक्सपेरिमेंट किया वो कितने थे, लगभग 28,000। बड़ा ही पेशेंस चाहिए होगा, यहाँ 28 वीडियो बनाने में हालत खराब हो जा रही है ना। डाटा निकाले भाई साहब, डेटा भी ये निकाले हैं, मार कह रहे हैं डेटा मिनिमम 3 जनरेशंस के डेटा, हर एक प्लांट के, हर ईच ऑफ द 7 कैरेक्टर, मतलब हर एक कैरेक्टर के मिनिमम 3 जनरेशन के डेटा को इन्होंने कलेक्ट किया और ऑब्टेन किया इंटरेस्टिंग रिजल्ट विच वर एक्सप्लेन, जिनको एक्सप्लेन भी किया मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली भी। कह रहे हैं इन्होंने अपना वर्क जो है वो पब्लिश किया कब, 1865 में, और कंक्लूड क्या किया कि जो फैक्टर्स हैं वही डिस्क्रीट यूनिट हैं और वो पास होंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, है ना। सिग्निफिकेंस क्या था जरा देखिए, 8 साल काम किए, 28,000 प्लांट्स पे काम किए, 3 जनरेशन, हर एक कैरेक्टर के 3 जनरेशन के डेटा को कलेक्ट किया इन्होंने, सोचो कितना अच्छा काम किया। और मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली पहली बार किसी ने बायोलॉजी में मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल किया था। आप जब एनसीईआरटी के पहले 3-4 पेज पढ़ोगे ये सारी चीजें मिलेंगी,
है ना। और इन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया 1865 में, है ना। और क्या कंक्लूड किया इन्होंने, एक बढ़िया नाम दिया, जो हम अभी जीन पढ़ते हैं, इन्होंने नाम दिया फैक्टर। क्या नाम दिया? फैक्टर। और उन्होंने बताया कि वो फैक्टर ही हैं, वो फैक्टर ही डिस्क्रीट यूनिट हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बेटा पास होते हैं, है ना। वो कौन है? फैक्टर्स, जो आज के डेट में हम क्या जानते हैं? जीन। कह रहे मेंडल वाज नॉट अप्रिसिएटेड। क्यों नहीं अप्रिसिएट कर पाए? क्योंकि पुराने ख्याल के लोग थे, एक तो पहले ही ब्लेंडिंग थियरी मान गए थे कि भैया दो मिक्स करो एवरेज निकल के आए तो सिंपल कहानी कर दो। तो पहली चीज क्या थी कि कह रहे हैं पुअर कम्युनिकेशन। भाई फोन तो था नहीं कि आज की डेट में, अभी देखो हम तुम बैठे कहाँ हो, पढ़ोगे कहाँ, ठीक है। कह रहे हैं पहला तो पुअर कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से इनका काम जो है वो वाइडली पब्लिसाइज्ड नहीं हो पाया, उसकी पब्लिसिटी नहीं हो पाई। कंटेम्पररी जो उनके समकक्ष लोग थे, जो उनके साथ के साइंटिस्ट थे, जो उनके समय में काम करने वाले साइंटिस्ट थे, वो ब्लेंडिंग थियरी में काम कर रहे थे, मतलब बिलीव कर रहे थे, और उनके रिजल्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। और उनको कहा गया कि जो जीन है सर, जो उनको फैक्टर नाम दिए थे, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस बताइए। आप ऐसे कह दिए हम मान थोड़ी लेंगे कि कोई एक जीन है, वही ट्रांसफर हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तभी इतनी सारी चीजें हो रही हैं, हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे। आप कौन है? आप उसका कुछ फिजिकल प्रूफ दीजिए कि जीन एग्जिस्ट करता है। तो फिजिकल प्रूफ देते कैसे? हाँ, जब वो देखने वाले कैरेक्टर्स पे स्टडी कर रहे थे, माइक्रोस्कोप उतना डेवलप था नहीं, तो कैसे दे देते भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत थी। और सबसे बाद वाली चीज, इन्होंने जो ये मैथ इस्तेमाल किया था एक्सप्लेन बायोलॉजी का फेनामेना करने में, इसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया इन लोगों ने। अनएक्सपेक्टेड, एक्सेप्टेड एंड मिसअंडरस्टूड। उसको मिसअंडरस्टूड भी कर लिया। पहले के लोग जलतुहा भी तो थे, पहले क्या आज भी हैं, जलते हैं ज्यादा। बेचारे इतना बढ़िया काम किए हैं, 28,000 प्लांट, 7 कैरेक्टर के 3-3 जनरेशन, लंबा काम किए बेचारे, अच्छा काम किए। तो इस वजह से इनके वर्क को अप्रिसिएट नहीं किया गया। लेकिन जब जैसे ही 90 आया, मतलब 1900 आया, 1920वीं शताब्दी में प्रवेश किए, 3 लोग आए, बड़े शानदार लोग, दड़ियल लोग, देखो कितने अच्छे हैं, ये तो एकदम बाबा लग रहे हैं। कह रहे हैं इनका नाम है हुगो डिवरीज, अभी इवोल्यूशन में भी देखोगे, कार्ल कोरेंस और एरिक वॉन सर मैक, टी साइलेंट है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी की, किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडल की। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवरी की, किसकी? कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडल की। इन्होंने ये, दे वर अनअवेयर ऑफ मेंडल वर्क इनिशियली बट लेटर एक्नॉलेज मेंडल एज द पायनियर। ये अनअवेयर थे, इन्होंने अपना अपना अलग अलग स्टडी किया, लेकिन ये उससे पता नहीं था कि मेंडल भी ऐसा काम किए थे, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं था, तो चीजें पहुंच नहीं पाई एक जगह से दूसरी जगह, अलग अलग देश के थे, है ना। तो इन बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया, नहीं मेंडल ने काम अच्छा किया था, मेंडल ही हमारे पायनियर हैं, हमारे वो हैं, क्या कहते हैं, प्रेरणा स्रोत। मेंडल्स वर्क रीसर्फेस एंड गॉट अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन। अच्छा काम करता नहीं है, मतलब कहीं जाता नहीं है। कह रहे हैं मेंडल को तब नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। कह रहे हैं क्यों? इनोवेटिव है, यूनिक वर्क बाय हिम अनरेवल्ड द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यूनिक वर्क और इनोवेशन ही तो इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया? ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसीलिए इनको नाम दिया गया फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो आज की स्लाइड में हम क्या पढ़े हैं बेटा? जीन के बारे में पढ़े हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़े हैं, रिवाइज कर लेना। इनहेरिटेंस, पैटर्न, ट्रांसमिशन ऑफ जीन्स, डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस, फिजिकल फंक्शनल ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, हेरिटेबल फीचर, ट्रेट, ईच वेरिएंट ऑफ कैरेक्टर, 7 कैरेक्टर लिया था इन्होंने, है ना। कंट्रोल मेटिंग, इमास्कुलेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बैगिंग, टैगिंग और F1 ऑफस्प्रिंग। ये पूरा डिटेल देख लेना एक बार। मेंडल ने क्यों चूज किया था, ये सारी चीजें हैं यहाँ। पहली तो लाइफ स्पैन 1 साल की थी, लेस मेंटेनेंस भी था, स्मॉल एरिया में ज्यादा लोग,
वेरिएबल विजिबल कैरेक्टर, बहुत किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं थी, सेल्फ फर्टिलाइजिंग थे। और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इनको नाम दिया गया, किनको, मेंडल को। तो आज की क्लास में हम अभी फिलहाल के लिए यहीं खत्म करेंगे। आगे हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे 3 पार्ट में, मेंडल एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, मेंडल एक्सपेरिमेंट सेकंड, मेंडल एक्सपेरिमेंट थर्ड। उसके बाद चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी जाके रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ, अगर कोई ग्लिच हो, आवाज में कोई दिक्कत हो, हमको तो लग रही है पहला वीडियो है, थोड़ी बहुत आवाज में दिक्कत होगी, है ना। अगर कुछ ऐसा होता है सर तो कृपया करके कमेंट में बताएंगे और वीडियो पूरा जरूर देखेंगे, ठीक है। ये बात शुरू में बोलनी थी, हम बोल नहीं पाए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।